देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है दक्षिणी दिल्ली के मकान नंबर 13/9 में रहने वाले एक किराएदार की। 2 मंजिला इस मकान में 5 परिवार रहा करते थे। उस वक्त यानी साल 1999 में हमारा परिवार भी उन्हीं 5 परिवार में से एक था। हम 3 भाई और मम्मी पापा। मुझे आज भी याद है कि मैं उस वक्त 5वीं कक्षा में था जब हमारी बिल्डिंग में एक नया परिवार रहने को आया। मियाँ बीबी, एक बेटा और एक बेटी। शुरू में तो सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, पर एक बात जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि उनका बेटा कभी कमरे से बाहर ही नहीं निकलता था, या फिर यूं कहूँ कि मैंने कभी भी उसे अपने कमरे के दहलीज के बाहर बिल्कुल भी नहीं देखा, जबकि उस बिल्डिंग में एक ही कॉमन टॉयलेट था। इसके बावजूद भी वो हमें कभी नजर ही नहीं आया। उस वक्त ये बात मैंने नज़रअंदाज कर दी, पर एक रात जब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ सो रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। और जैसे मैंने देखने के लिए बत्ती जलाने उठा तो वैसे ही कोई बड़ी ही तेजी से कमरे से बाहर की ओर जाता हुआ महसूस हुआ। और जब मैंने बत्ती जलाई तो कमरे में कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि दरवाज़ा भी अंदर से बंद ही था। अभी मेरी नज़र दरवाजे की ओर ही थी कि तभी मेरी माँ की भी आंख खुल गई और मुझे दरवाजे के पास खड़ा देखकर माँ बोली, क्या हुआ, तू इतनी रात को दरवाजे के पास क्या कर रहा है? माँ के ये पूछने पर जब मैंने सारी बात बताई तो माँ बोली, चुपचाप से सो जा, तूने कोई सपना देखा होगा। माँ का जवाब सुनने के बाद मैं फिर से लेट तो गया, पर मुझे अब नींद नहीं आई। और जब सुबह हुई तो अचानक ही मेरे छोटे भाई की तबीयत बिगड़ गई। उसके पूरे बदन पर ऐसे निशान उभर आए थे जैसे कि किसी ने अपने पूरे दांत गड़ा दिए हों। पापा और रमेश भैया, जो बिल्डिंग में ही रहते थे, मेरे छोटे भाई को लेकर वो अस्पताल पहुंचे। और जब डॉक्टर ने वो निशान देखे तो वो भी चौंक गए। खैर, शाम तक मेरे पापा मेरे छोटे भाई को वापस घर पर ले आए, पर मेरा भाई अभी भी आंखें नहीं खोल रहा था। जहां पूरी बिल्डिंग वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है, तो वहीं दूसरी तरफ मेरा शक रह रहकर उस लड़के पर ही जा रहा था। और तब मेरा शक यकीन में बदल गया जब गांव से दादी जी ने खबर दी कि हमारे आसपास गोभिणी के बच्चे घूम रहे हैं और गोभिणी के बच्चे की नज़र मेरे भाई पर पड़ गई है, जिसके चलते दादी ने फौरन ही मेरे छोटे भाई को गांव लेकर आने को कहा। पापा अगली सुबह ही मेरे छोटे भाई को लेकर गांव के लिए रवाना हो गए। वहीं जब मैंने माँ से पूछा कि ये दादी किस गोभिणी के बच्चे की बात कर रही थी, तो माँ ने बताया कि गोभिणी एक भयानक भक्षणी है जिनके बच्चों का भोजन इंसानी छोटे बच्चे होते हैं। माँ अभी गोभिणी के बारे में बता ही रही थी कि उन्हें मेरे चेहरे पर डर नजर आ गया और उन्होंने झट से अपनी बात बदल दी और कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, ये सब सिर्फ कहानी मात्र है। पर यह कहानी तब हकीकत का रूप लेने लगी जब कुछ दिनों बाद एक दूसरा हादसा पेश आया। दरअसल एक सुबह जब हम उठे तो छत की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर खून फैला हुआ नजर आया। और जब हम लोग छत पर पहुंचे तो छत पर चारों तरफ खून के साथ साथ किसी बच्चे की फटी चितड़ी बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके हाथ पैरों पर ठीक वैसे ही निशान थे जैसे मेरे भाई के शरीर पर उभर आए थे। वो मंजर देखकर मुझे मेरे भाई की चिंता होने लगी। साथ ही साथ अब उस बिल्डिंग के सभी किराएदार भी इस घटना के कारण सदमे में आ गए। कुछ ने तो कमरा खाली करने तक का मन बना लिया था। फिर अचानक हमारी नॉर्मल लाइफ को डर भय ने जकड़ लिया। और जब मम्मी की पापा से बात हुई तो पापा ने कहा कि गांव से लौटते ये मकान छोड़ देंगे। साथ ही रात में बत्ती जलाए रखने को भी बोला। वैसे तो माँ ने हमें पूरी बात नहीं बताई, पर जब मैंने उन्हें कई सारी डिबरियाँ बनाते हुए देखा तो मैं समझ गया कि हम सारे खतरे में हैं। दरअसल माँ को ये डर था कि कहीं रात को बिजली चली गई तो फिर क्या करेंगे। इसी के चलते वो डिबरियाँ बना रही थी ताकि बिजली जाने के बाद भी कमरे में रोशनी बनी रहे। जहाँ एक और मेरी माँ अपनी रक्षा के लिए डिबरियाँ बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बाकियों ने भी घर के बाहर बल्ब जलाने शुरू कर दिए। इस उथल पुथल में वो परिवार जिस पर मुझे शक था वो बड़ा ही नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। अब इस घटना के कुछ दिनों के बाद यानी 9 सितंबर को एक और घटना घटी, जिसके अगली सुबह ही 3 किराएदार कमरा खाली करके उस मकान से चले गए।
दरअसल उस रात करीबन 10 बजे के करीब हमारे घर का बल्ब फ्यूज हो गया, जिसके अगली सुबह ही एक किराएदार कमरा खाली करके उस मकान से चला गया। दरअसल उस रात करीबन 10 बजे के करीब हमारे घर का बल्ब फ्यूज हो गया था। माँ भी अपनी बनाई हुई डिबरियाँ ही जला रही थी कि तभी सभी घरों के बल्ब फ्यूज हो गए और अचानक ही पूरी बिल्डिंग में अंधेरा पसर गया। एक हमारा ही घर था जहाँ डिबरी की जलती लौ से हल्की हल्की रोशनी थी। बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद माँ हम दोनों भाइयों को अपने सीने से लगाकर दिए के आगे बैठ गई। भगवान का नाम जपने लगी कि इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक हुई दरवाजे पर दस्तक से हम तीनों सहम से गए, पर जब बाहर से आवाज देते हुए सुरेश भैया ने कहा, कमल मैं हूँ, दरवाजा खोलो, तब जाकर हमारी जान में जान आई। मैंने फौरन ही दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही ना जाने मुझे क्या हुआ कि मैं एकदम से औंधे मुंह गिर पड़ा और गिरते मैं बेहोश हो गया। फिर जब मैं होश में आया तो मेरे सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और माँ चारपाई के बगल में बैठी रो रही थी। माँ को रोता देख जब मैंने माँ से पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुम रो क्यों रही हो, तो माँ मुझे बाहों में भरती हुई बोली, सुबह होते ही मामा के घर चले जाएंगे। फिर इसी बीच मेरा ध्यान भैया पर गया जो दरवाजे के सामने चाकू लेकर के इस तरह खड़े थे मानो जो भी अंदर आने की कोशिश करेगा भैया उसे चाकू से मार ही देंगे। मुझे उस वक्त ये तो नहीं पता था कि हुआ क्या है, पर जोरों से धड़कते हमारे दिल और चेहरे पर छाई उदासी से ये जाहिर था कि हम तीनों बड़ी ही मुसीबत में हैं। खैर किसी तरह रात बीती और सुबह हुई, पर इस सुबह जो हमने देखा उसने 13/9 के किराएदारों के साथ साथ पूरे मोहल्ले में सनसनी मचा दी। दरअसल सुबह होते उस कमरे के आगे लोगों का तांता लग गया जिस कमरे में वो परिवार रहता था, जो मुझे शुरू से अजीब लग रहा था, जबकि सबसे भयानक हादसा उसी परिवार के साथ हो गया। दरअसल सीनू और मीनू के माँ पापा के कटे हुए सर उनके सीलिंग फैन से लटके हुए थे और बाकी के भाग गायब थे। मीनू और सीनू फूट फूट कर रोए जा रहे थे और कुछ ही देर में वहां पर पुलिस भी आ गई और वो दोनों कटे हुए सिरों को अपने साथ लेकर चली गई, पर सीनू और मीनू को वहीं पर अकेला छोड़ गई। उन दोनों को अकेला रोता देख माँ ने दोनों से कहा, बेटा तुम यहाँ मत रहो, मेरे घर में चलो तुम दोनों। माँ की बात सुनकर मीनू तो माँ के साथ आ गई, पर सीनू यानी कि उसका छोटा भाई नहीं आया। और जब माँ ने मीनू को लाने को कहा तो मीनू ने माँ के कान में कुछ बोला, जिसके सुनते माँ के चेहरे का रंग एकदम से उतर गया। माँ उस वक्त इतनी ज़्यादा डर गई कि माँ ने भैया से कहा, बेटा चलो तैयार हो जाओ, अब हम सब मामा के घर जा रहे हैं। अब ये बोलते ही माँ हम दोनों भाई को लेकर निकल पड़ी मामा के घर। मीनू को भी माँ ने अपने साथ आने को कहा, पर मीनू ने कहा, मैं नहीं जा सकती। मीनू के मना करने पर हम तो मामा के घर चल पड़े, पर हमें पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। खैर जब हम मामा के घर पहुंचे तो मामा के घर पर ताला लटका हुआ था और जब माँ ने उनके पड़ोसी से मामा के बारे में पूछा तो पता चला कि वो पूरा परिवार कहीं घूमने गए हैं और 3 दिनों के बाद लौटेंगे। अब ये सब जानकर कि मामा जी 3 दिन के बाद लौटेंगे, माँ एकदम से रोने लगी। आखिर उनकी उम्मीद जो टूट गई थी। खैर अब माँ के आगे सवाल था कि करना क्या है, क्योंकि अब हम यहाँ रुक भी नहीं सकते थे। ऐसे में हमें घर ही लौटना होता, पर माँ के जहन में कुछ तो था जिस वजह से अब वो घर लौटना नहीं चाहती थी। पर हम खुले आसमान के नीचे अनजान जगह पर यूं ही रात बिता भी नहीं सकते थे। इस बात का एहसास माँ को तब हुआ जब सूरज ढल गया और अंधेरा घिरने लगा और लोगों की चहल पहल थमने लगी थी और हम दोनों भाई ठिठुरने लगे। तो माँ ने घर लौटने का फैसला किया। फिर जब हम बस स्टॉप पर पहुंचे तो पता चला कि आखिरी बस जा चुकी है और अब कोई भी बस नहीं है। हालांकि अभी काफ़ी ऑटो चल रहे थे, पर माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑटो कर पाती। वैसे भी हमारे पास कभी इतने पैसे हुए ही नहीं, इसलिए तो हम अक्सर 1.5 घंटा पैदल ही चलकर मामा जी के घर आते थे और सिर्फ वापसी में ही बस पकड़ते थे ताकि वक्त पर हम घर पहुंच जाएं। खैर उस वक्त हम फिर एक दफ़ा पैदल ही घर के लिए निकल पड़े। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो ऐसे में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और हम बड़े ही तेज कदमों से आगे बढ़े जा रहे थे। उस रात वो मामा जी के घर से अपने घर का सफ़र इतना डरावना लग रहा था कि आज तक मैं उसे भूला नहीं। खैर हम तीनों किसी तरह उस रात सही सलामत घर पहुंचे। अभी हम तीनों सीढ़ियां ही चढ़ रहे थे कि तभी सामने मुझे सीनू खड़ा हुआ नजर आया।
उसकी आंखें किसी जानवर की तरह चमक रही थी और वो थोड़ा लंबा भी लग रहा था। उस पर नज़र पड़ते ही मैंने पीछे पलटना तो चाहा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। दरअसल मेरा पूरा शरीर जम चुका था, या यूं कहूँ कि मेरा पूरा शरीर बेजान पड़ चुका था। उस वक्त फिर मेरा दिल ही था जो अपना काम कर रहा था। फिर इसी बीच सीनू मेरी ओर बढ़ा तो ना जाने कैसे मैं और मेरा भाई दोनों एक साथ जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ। हम दोनों के जोर से चिल्लाते जैसे दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई तो वैसे ही सीनू भी गायब हो गया। सीनू के गायब होते ही वहाँ सुरेश भैया और दूसरे किराएदार वहाँ पर आ गए और उनके आते ही हम तीनों ने राहत की सांस ली। और फिर जब मैंने अपनी चीखने की वजह उन्हें बताई तो सुरेश भैया के साथ साथ बाकी लोग भी सोच में पड़ गए। उस रात हम लोग शांति रहे और सुबह होने का वेट करते रहे। और फिर सुबह होते ही जब माँ ने बाकियों को मीनू की कही वो बात बताई, जिसे सुनने के बाद माँ हमें मामा के घर लेकर चली गई थी, तो वो बात सुनते ही सभी के होश उड़ गए और महज कुछ ही घंटों के भीतर वो सभी लोग अपना अपना कमरा खाली करके चले गए। अब उस मकान में ले दे के हम ही बचे थे, क्योंकि पिताजी गांव में थे। एक मामा जी का आसरा था, पर वो भी नहीं थे। उस सुबह माँ सुबह से ही बड़े ही परेशान दिखाई दे रही थी। कुछ तो था जो हमसे छुपा रही थी वो। मैंने माँ से कई बार पूछा भी, पर माँ ने गोल मटोल बात करके मेरे को शांत करा दिया। पर जब मीनू ने मुझसे कहा कि उसका भाई सीनू उसका भाई नहीं बल्कि उसका मालिक है और उसके माँ बाप को उसी ने मारा है, तो ये सुनकर मैं इस कदर डर गया कि कब मेरी पैंट गीली हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मीनू ने आगे बताया कि उसके पापा एक रात को घर लौटे तो वो बच्चा उनके पीठ पर चढ़ा हुआ था और किसी नवजात बच्चे को अपने नुकीले दांतों से चबा रहा था, जिसे देखकर मीनू उसी वक्त डर के मारे बेहोश हो गई। और जब उसे होश आया तो उसने देखा कि उसकी माँ और पापा उस बच्चे के आगे हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और वो बच्चा उन्हें बड़े ही गुस्से से घूर रहा है। मीनू होश में आते ही चीखते बोली, पापा ये कौन है? उसके पूछते उस बच्चे ने मीनू की गर्दन दबोच ली। वो बच्चा उस रात मीनू को भी अपना शिकार बना लेता, पर उसके पिताजी ने साफ कह दिया कि अगर वो उसकी बेटी को देगा तो फिर वो उसके लिए रोज नवजात बच्चे नहीं लाएंगे। दरअसल मीनू के माँ पिताजी अस्पताल में काम करते थे और वो दोनों ही थे जो नवजात बच्चा ला सकते थे, जो कि उस शैतान की खुराक थी। उस रात से वो बच्चा मीनू का भाई बनकर उनके साथ रहने लगा, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा उसकी खुराक बढ़ती चली गई, जिस वजह से अब वो सबको ही खाने लगा। दोस्तों, मीनू की बात सुनकर ये तो साफ हो गया था कि अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, पर हम जाएं तो जाएं कहाँ। काफ़ी सोच विचार करने के बाद माँ ने रेलवे स्टेशन जाने की सोची, क्योंकि वहाँ हर वक्त लोगों की चहल पहल रहती है। ऐसे में हमें रात में किसी भी बात का डर नहीं होता। फिर क्या था, दोपहर होते होते माँ ने ज़रूरी सामान को एक साड़ी में बांधा और हम दोनों भाई को लेकर वो रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकले। अभी हम तीनों सीढ़ियाँ ही उतर रहे थे कि मीनू ने माँ से कहा, आंटी मैं भी आपके साथ चलूँ? मीनू के ये कहते ही माँ ने उसे अपने साथ ले लिया। पर जब हम चारों बस पकड़ने के लिए बस स्टॉप पहुँचे तो एक भी बस नहीं आई। हम चारों को बस स्टॉप पर बस का इंतज़ार करते करते शाम हो गई, पर बस आई नहीं। बाद में पता चला कि बस की हड़ताल है। अब ये सुनकर माँ अपनी फूटी किस्मत को रोने लगी, क्योंकि अब तक सूरज भी ढल चुका था। ऐसे में माँ की चिंता अब फिर से बढ़ चुकी थी। अभी माँ रात के बारे में ही सोच रही थी कि तभी मीनू ने कहा, मेरे चाचा जी का घर है बदरपुर में, वहाँ पर जा सकते हैं हम। मीनू के ये कहते ही माँ ने मीनू से पूछा, तुम्हें रास्ता मालूम है ना? जिस पर मीनू ने कहा, हाँ मालूम है, पर थोड़ा दूर है, पैदल जाएंगे तो 2 से 3 घंटे लगेंगे। उस वक्त माँ के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, लिहाजा हम मीनू के साथ उसके चाचा के घर के लिए चल पड़े। उस रात हमें ये पता नहीं था कि हमारी मंजिल कितनी दूर है। हम तो रोड के साथ साथ बस चले जा रहे थे, और जब तकरीबन 2.5 घंटे चलने के बाद मीनू हमें मेन रोड से कच्ची सड़क पर ले आई तो मुझे एक बार फिर डर लगने लगा। वो क्या था कि अब तक काफ़ी रात हो गई थी और ऊपर से कच्ची सड़क पर मेन रोड की तरह कतार से लाइट के खंभे भी नहीं लगे थे, जिस वजह से उस कच्ची सड़क पर काफ़ी अंधेरा था। साथ ही वहाँ कोई चहलकदमी भी नहीं थी, जिस वजह से मैं माँ का हाथ कस के पकड़े हुए उनके साथ चल रहा था। इसी बीच जब मैंने माँ से बोला, माँ अब चला नहीं जा रहा है मुझसे, तो मेरे ये कहते ही मीनू बोली, अब चलने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बोलकर वो हंसने लगी,
मीनू को जोर जोर से हंसता देख हम तीनों घबरा गए। इससे पहले हम मीनू की हंसी की वजह जान पाते कि तभी पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी, और जब हम पीछे पलटे तो पीछे सीनू खड़ा हुआ दिखा, जिससे हम अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। उसे सामने खड़ा देख हमारे गले सूख गए। वहीं माँ भी हालात को भांप चुकी थी। उन्हें भी पता चल चुका था कि अब हम शायद ही जिंदा बचेंगे। इसलिए माँ ने अपने आप को शैतानी बच्चे के हवाले करते हुए कहा, देखो तुम मेरे दोनों बच्चों के बदले मेरी जान ले लो, पर इन्हें जाने दो। माँ के इतना बोलते वो शैतान का बच्चा एक पल को हंसा और माँ के करीब आया। माँ हाथ जोड़े अपने घुटनों के बल बैठे रोए जा रही थी, और उन्हें रोता बिलखता हुआ देख हम दोनों भाई भी रोने लगे। तभी उस शैतान के बच्चे ने माँ को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि माँ का सिर टूट के नीचे गिर पड़ा। अब ये देखते मैं चीखता हुआ माँ की तरफ बढ़ा ही था कि तभी सामने से एक बड़ी गाड़ी बड़ी तेजी से आई, और जिससे मैं इतनी जोर से टकराया कि मैं दूर जाके गिरा। चूँकि टक्कर बहुत ही भयंकर थी, जिस वजह से मैं फौरन ही बेहोश हो गया। और फिर जब होश आया तो मेरे हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़े हुए थे और मैं किसी अस्पताल में था। एक सरदार जी मेरे सामने बैठे हुए थे। मैं होश में आते ही माँ को आवाज़ देने लगा। मेरे को माँ माँ करते देख उस सरदार जी ने मुझसे पूछा, कहाँ है बेटा आपकी माँ, तुम कहाँ रहते हो? जिस पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बात सुनते ही सरदार जी ने कहा कि जब उनके ट्रक से मेरी टक्कर हुई तो उस वक्त वहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। अब ये सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। खैर सरदार जी ने मेरे कहने पर पुलिस को भी सूचना दी, पर छानबीन में कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर इसी बीच मेरे पिताजी भी गांव से लौट आए, और जब मैंने उन्हें सारी बात बताई तो वो भी रोने लगे। फिर दोस्तों दिल्ली में भाई की तलाश करने के बाद हमें लगा कि अब भाई भी माँ की तरह उस शैतान का शिकार हो चुका है। तो पिताजी मुझे गांव ले आए, और इस घटना को आज काफ़ी साल गुजर गए हैं, पर माँ का वो रोता हुआ चेहरा नज़रों से आज भी हटता नहीं है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और डरावनी और भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।